प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूं शादाब रियाज और आज हम 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त लाहौर में गहमा-गहमी जो शुरू होने जा रही है वो हल्का 1 टू 9 जहां पर साबिक गवर्नर पंजाब साबिक मौजूदा रुकन असम्बली मियां मोहम्मद अज़हर साहब जो है उनके इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई थी। उनके अपने साहबजादे हमाद अज़हर इस सीट पर इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन पर कानून की बहुत सी तलवारें लटक रही हैं, क्योंकि जो केसेस बनाए गए थे उनमें ये पेश नहीं हुए और अब उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इन केसेस में पेश होंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को जलसा कैसा रहा, इस पर बात करेंगे। क्या तहरीक इंसाफ अब जलसों की हिम्मत ख़त्म कर चुकी है? तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, क्या वो अब इस एहतजाज की सियासत से बागी हो गए हैं? इस पर बात करेंगे और आखिर में हम बात करेंगे कराची में एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या होता है जहाँ पर एक शख्स अपने 2 बच्चों के साथ समुंदर में छलांग मारता है और डूब के ख़त्म हो जाता है। क्या वजूहात थी? क्या वजह हुई? क्या उसके कोई माली मामलात ख़राब थे या उसके कोई दुनियावी मामलात ख़राब थे? क्या थे? इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तारुफ़ करा दूँ, मेरे साथ मौजूद हैं अली तारिक जो कि तहरीक इंसाफ की बीट करते हैं, क्रिप रखते हैं उसके ऊपर। उनके साथ मौजूद हैं दानियाल राठौर जो कि मुस्लिम लीग नून की बीट करते हैं और अपनी बीट पर दस्तरस रखते हैं। सबसे पहले अली तारिक आपसे मैं सवाल करता हूँ, इसमें मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा ये एक बता के, क्योंकि जो अभी तक मेरे पास सामने आया है डाटा, उसमें हमाद अज़हर साहब ने कागज़ात नामज़दगी जमा कराए हैं और अवैस अंजुम साहब हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी जानिब से कागज़ात जमा करवाए गए। इससे पहले 153 पीपी से इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की बात करें तो राना मशहूद अहमद खान बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, वज़ीर कानून भी रहे, स्पीकर भी रहे पंजाब में, आजकल वफाक में हैं। हाफ़िज़ मोहम्मद मियां नुमान साहब, ये भी नाम कोई ढका-छुपा नहीं है, इसी हलके का है। फिर महर इश्तियाक साहब, ये तीनों वो लोग हैं जो पुराने सियासतदान हैं और इस हलके की सियासत को जानते हैं। और मेरे ख़्याल में जब मियां अज़हर साहब खुद मौजूद थे, तो ज़ाहिर है उनके नज़दीक तो ये तमाम लोग बच्चे ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि उम्र के हिसाब से भी ये उनकी रिस्पेक्ट करते थे मियां अज़हर साहब की। लेकिन अब जब मुकाबला इलेक्शन का होगा आमने-सामने, तो यकीनन फिर सीट लेनी है मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ का मुकाबला है। मैं कोशिश करूँगा कि ये हमाद अज़हर साहब से तो राब्ता हमारा नहीं हो सकेगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो फिर मफ़रूर हैं, और अवैस अंजुम साहब जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं और यहाँ पर एज़ अ कवरिंग कैंडिडेट जो है इस वक़्त उनके साथ मौजूद हैं। मेरा ख़्याल है दानियाल अली, मैं पहले अवैस साहब से ही राब्ता कर लें, अगर प्रोड्यूसर जो है इनके साथ हमारा राब्ता करवा दें। अवैस अंजुम साहब हो गया? अच्छा जी, अवैस अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम। अवैस साहब, आपने NA 129 से जो है वो कागज़ जमा करवाए हैं। अब ये पहले मुझे सादा से अल्फाज में बताएँ कि आपको पार्टी रहनुमाओं की तरफ से कोई ऐसी हदायत मिली है या आप खुद ही जाके कागज़ जमा कराए हैं? शादाब साहब, एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि माई डॉक्यूमेंट्स आर देयर जस्ट एज ए कवरिंग कैंडिडेट ऑफ हमाद अज़हर साहब। ये हल्का जो है, ये आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये तो इमरान खान साहब ने 2013 में हमाद अज़हर साहब को पहली दफ़ा यहाँ मैदान में उतारा था। तो 2013 में उन्होंने कंटेस्ट किया, फिर हमाद अज़हर साहब ने 2018 में कंटेस्ट किया, यहाँ से वो इलेक्शन जीते एंड ही सर्व्ड एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर जो है वो उन्होंने सर्व भी किया उस वक़्त। 2024 में हमाद अज़हर साहब को मौका मिलना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके कागजात जो हैं वो उस वक़्त रिजेक्ट कर दिए गए। उस वक़्त फिर एज ए कवरिंग कैंडिडेट मरहूम मियां अज़हर साहब को मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, जीता, भारी लीड से जो है वो कामयाब हुए। तो ये कंस्टिट्यूएंसी जो है ये तो इमरान खान साहब ने हमाद अज़हर साहब को जो है वो सौंपी हुई है इसकी ज़िम्मेदारी। अब भी मुझे कभी उम्मीद है अल्लाह के घर की कि इंशाल्लाह इस बार जो है वो हमाद अज़हर साहब को मौका मिलेगा, और मौका मिलना भी चाहिए। उनके कागजात जो हैं वो एक्सेप्ट होने चाहिए और वही अपनी इस कंस्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट करें और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो रिप्रेजेंट करें। लेकिन गॉड फॉरबिड, अगर कोई ऐसी सूरत हाल फिर बनती है, फिर कोई एडवेंचर होता है, फिर कोई इस तरह की क्रॉस लगता है जो कि नहीं लगना चाहिए पाकिस्तान की सियासत में, तो माई डॉक्यूमेंट्स आर देयर
just as a covering candidate of Hamad Azhar साहब। अब ऐसा अब थोड़ा सा मैं आपकी बात बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ, आपकी सिचुएशन भी मैं समझ रहा हूँ। अगर कानूनी पेचीदगियों के बायस हमाद अज़हर साहब जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते और बिल आखिर आपको इस मैदान में कूदना पड़ता है, तो आपके मद्दे मुकाबिल जैसे मैंने आपको बताया है वो काफ़ी पुराने मंझे हुए सियासतदान हैं, शहरी हल्का है ये 129। और यहाँ पर ये भी एक बात बड़ी क्लियर है कि मियां अज़हर साहब जो अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, जो इलेक्शन जीते थे वो वहाँ पर उनकी खिदमात थी और वो आज़ाद जीते थे और बाद में उन्होंने पार्टी जॉइन की थी। तो अगर आपको इस तरह इलेक्शन लड़ना पड़ जाता है, तो आपको क्या लग रहा है जी, आप वहाँ पर तो वोट भी इस बुनियाद पे डाला जाता है 129 के हल्के में कि भई कौन हमारे साथ कितना चलता है। तो मियां अज़हर साहब तो चलते थे, हमने खुद उनको चलते हुए देखा, सीट ले गए। अब उनके साहबज़ादे हमाद अज़हर साहब आते हैं तो ठीक है, अगर आप आते हैं, तो आप कैसे वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे? वो जिन्नात हैं जी आपके मुकाबले पे। शादाब साहब, आप अच्छे की उम्मीद रखें। मेरा ख्याल है कि माजी की गलतियों से सब कुछ सीखना होगा, और किसी को माइनस करने वाली सोच और अप्रोच जो है ना, वो कोई हेल्दी साइन नहीं है। अगर तो इस मुल्क में जमहूरियत को फ़रोग पाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जमहूरी इक़दार जो हैं, जमहूरी नॉर्म्स जो हैं, उसकी पासदारी को यकीनी बनाया जाए। 2024 के इंतखाबात में उस वक़्त भी हमाद अज़हर साहब का राइट बनता था कि उनको यहाँ से कंटेस्ट करने दिया जाता, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं समझता हूँ कि इंक्लूसिव अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना है अगर हम पाकिस्तान की तरक्की में संजीदा हैं। एक्सट्रैक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हालात बदतर से बदतरीन पहले ही हो चुके हैं। 77 ईयर्स की तारीख यही बताती है कि आज हम जिस मकाम पर खड़े हैं एज ए कंट्री, ये हमारे लिए कोई इतराने वाली बात नहीं है, बल्कि सबको सोचना चाहिए। और जो गलतियां हैं उनसे सबक सीख के अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो तभी ये मुल्क जो है तरक्की करेगा। इस मुल्क में जमहूरियत की ज़रूरत है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और उसका बुनियादी जुज़ यही है कि लोगों को क्रॉस लगाने हम बंद करें, लोगों को मौका दें, एंड लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। गॉड फॉरबिड अगर कोई ऐसी सिचुएशन फिर आ जाती है, तो जैसा मैंने पहले कहा कि माई डॉक्यूमेंट्स आर देयर जस्ट एज अ कवरिंग कैंडिडेट ऑफ हमाद अज़हर साहब, और इट्स जस्ट अ बैकअप प्लान ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और मेरे लिए ये कंस्टिट्यूएंसी कोई नई कंस्टिट्यूएंसी नहीं है। 2018 में भी मैं यहाँ से जो है वो मुकम्मल, उस वक्त भी हमाद अज़हर साहब जब जीते थे तो आई वॉज पार्ट ऑफ हिज कैंपेन, active part of his campaign. Rather, you can say I was the one who were managing the whole campaign at that time as well. और उसके अलावा भी लाहौर के अंदर, लाहौर की सियासत में मेरी पेनिट्रेशन है। मैंने खुद जो इलेक्शन कंटेस्ट किया है PP 153 से, रिलेटिवली आई वाज अ न्यू फेस इन दैट कंस्टिट्यूएंसी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें फॉर्म 45 पे वहाँ पे भी सुरखरू किया है। तो वोट इस वक्त इमरान खान का है, वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, वोट नजरिए का है। 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन था कि जिस पे लोगों ने नजरिए को वोट डाला है। चुन चुन के इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान जो थे, जो भी निशान हमें मिले, लोगों ने चुन चुन के इमरान खान की मोहब्बत में, नजरिए की मोहब्बत में उन्होंने हमें वोट डाले। तो ये भी जो इलेक्शन है, अगर किसी भी वजह से हमाद अज़हर साहब को जो है वो दोबारा उनके साथ ज्यादती होती है और उनको नहीं मौका दिया जाता इलेक्शन कंटेस्ट करने का, तो जो भी यहाँ इलेक्शन कंटेस्ट करेगा वो इलेक्शन हमाद अज़हर का होगा, वो इलेक्शन इमरान खान का होगा, वो इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुरखरू होगी। मैं आपको बताता हूँ, देखिए 3 नाम मैंने आपको बताए हैं, राना मशहूद अहमद खान साहब हैं, फिर हाफिज़ नुमान साहब हैं और महर इश्तियाक साहब हैं। ये 3 लोग हैं। ये अपना अवैस साहब, आप तो ज़ाहिर है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और फिर यहाँ पर आप अगर आप बात कर लें, ये वो लोग हैं जो हल्के की सियासत करते आते हैं, किसी को 30 साल, किसी को 40 साल हो गए हैं। देखिए, 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जो है, माजी करीब की बात है, वो बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन आज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अवाम में मकबूलियत है और अवाम में जो कबूलियत है, वो अगर आप देखें तो एज़ कम्पेयर टू 2024, दिस इज़ फार बेटर दैन बिफोर। तकरीबन 90% तक जो है वो हमारी पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेंस है। द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे वुड लव टू वोट फॉर इमरान खान एंड इमरान खान कैंडिडेट। तो मुकाबला तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। उस वक्त भी हाफिज़ नवान साहब कैंडिडेट थे, और मरहूम
मियां अजहर साहब से इनको बुरी तरह से शिकस्त जो है उसका सामना हुआ था। तो इस हलके के अवाम जो है, जैसा आपने कहा कि ये एक पढ़ा लिखा शहरी हलका है, लोग समझदार हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में उनका क्या किरदार होना चाहिए, मुल्क की तमीर व तरक्की में वो जो सोच रखते हैं, तो वो सोच एक दफ़ा दोबारा प्रिवेल करेगी और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये बाई इलेक्शन जो है ये नई तारीख रकम करेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले अगर यहाँ से हमारी 30-35 हज़ार की लीड थी, तो ये लीड इंशाल्लाह अब मुझे ये वन साइडेड नज़र आ रहा है। ये हल्का जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, ये इमरान खान का है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत शुक्रिया जी अवैस अंजुम साहब आपका। आगे इलेक्शन है, देखें क्या बनता है। हमाद अजहर साहब लड़ते हैं तो उनको बहुत से बेनिफिट्स हासिल हैं, अगर अवैस अंजुम साहब लड़ते हैं तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अली तारिक, आपने भी इस हलके को बड़े कवर किया और मेरा ख्याल है कि आप तो रिहायशी भी इसके और दानियाल भी शायद इसी हलके का या इसके इर्द गिर्द के हलके का रिहायशी हैं, तो क्या कहते हैं जी यहाँ की सियासत? जैसे मैंने आपको कहा, ये हमाद अजहर साहब तो अगर लड़ते हैं तो समझ आती है, वो तो एक मजबूत उम्मीदवार हैं, उनके वालिद साहब की खिदमात सारा इस इलाके के अंदर, हल्के के अंदर। अवैस साहब तो बेचारे, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना खास वो जीते, या अगर जो भी मुकाबले पे आते हैं तो जो पीटीआई हुआ, क्योंकि यहाँ तो मियां अजहर साहब भी अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो जीत के तो फिर पीटीआई में शामिल हुए थे। आप इस हल्के की सियासत को कैसे देखते हैं? सर सबसे पहले तो शुक्रिया सर। जो NA 129 है, इधर एक चीज़ कही जाती है बार बार कि मियां अजहर साहब हों या नीचे मियां असलम इकबाल साहब हों, इनका अपना बहुत ज़्यादा वोट है, जो बात आप कर रहे हैं। लेकिन अब NA 129 की सिचुएशन ये है कि मियां अजहर साहब तो इंतकाल कर गए, ज़्यादा चांसेस यही हैं पार्टी की तरफ से भी कि हमाद साहब इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर हमाद साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके वालिद साहब क्योंकि अभी इंतकाल हुए हैं, एक तो हमदर्दी का वोट होगा और दूसरा PTI का वोट उस हल्के में बहुत ज़्यादा है। मियां अजहर साहब जब पिछली बार 2024 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो ये लाहौर का वाहिद हल्का था जहाँ पर 30,000 की उन्होंने लीड ली थी नुमान साहब से, तो नून लीग से। तो ये हल्का बहुत ज़्यादा, जो मैं इस हल्के में रहता हूँ, मुझे जहाँ तक ऑब्जर्व है कि ये हल्का नून लीग है। नीचे मियां असलम साहब भी ऐसे जीते हैं, उनको भी बड़ी ज़्यादा लीड मिली थी। तो ये हल्का बेसिकली PTI का हल्का है। आप सही बात कर रहे हैं कि लोग वहाँ पर चलते थे, अवैस अंजुम साहब के लिए मुश्किलात होंगी, लेकिन अगर पीछे हमाद साहब खड़े होते हैं, PTI का वोट उन्हें पड़ता है, तो फिर उनकी भी गेम बन सकती है। क्योंकि नून लीग आप अगर इस वक्त देखें तो 8 फरवरी को तो हम ये कहते हैं ना कि धांधली हुई थी, धांधली के बावजूद PTI वो सीट जीत गई। और अब तो हुकूमत में जब कोई भी हुकूमत पार्टी होती है तो लाजमी बात है उसका वोट बैंक वैसे ही कम हो जाता है। एक तो महंगाई है, ऊपर से जो नून लीग की इस वक्त सिचुएशन जा रही है, तो मुझे नहीं, आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। वोट बैंक तो ठीक है कम होता है, लेकिन तमाम इंतजामी मामलात जो है वो तो हुक्मरान पार्टी के हाथ में होते हैं। लेकिन 8 फरवरी में भी साहब 8 फरवरी को अगर बात देखें, 8 फरवरी को भी तो इंतजामी मामला उधर ही थे ना, तो कितना को वो सीट इन्होंने जीत ली नून लीग वालों ने। 8 फरवरी को क्या हुआ? नहीं, वो तो सीट मियां अजहर साहब जीत गए थे ना। मेरा ये ख्याल है, मेरा ये पॉइंट है कि ये सीट अवैस अंजुम साहब लड़ेंगे, मुश्किलात उनके लिए होंगी, लेकिन ये सीट PTI जीत जाएगी। उसकी वजह ये है कि हम पंजाब असम्बली की बीट करते हैं। 106 मेंबरान जो हैं वो तमाम वही लोग हैं जो फ्रेश हैं, जो पहले कोई इलेक्शन नहीं जीते। ये जो PTI के लोग इस बार जीते हैं वो तकरीबन A भी नहीं है, B भी नहीं है, C भी नहीं है, ये D टीम है जो PTI की इस वक्त इलेक्शन लड़ती है और जीत जाती है। असल में वोट पड़ना इमरान खान के नाम को, वो वैस अंजुम साहब हों या फिर कोई भी अंजुम हो, उसको वोट पड़ जाने हैं। अभी 8 फरवरी वालों से पूछ लेते हैं जी दानियाल, क्या है जी हल्के की सियासत? देखें जी शादाब साहब, सबसे पहले तो आपके का शुक्रिया कि आपने मदू किया। NA 129 की सियासत को समझना है तो NA 129 के आवाम के मिजाज को भी समझना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ हल्के के जो इलाके हैं वो उस तरह से रिमोट एरिया की तरह भी हैं और कुछ इलाके जो हैं वो पोश इलाकों की तरह भी हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार मरहूम मियां अजहर जो है वो एक बड़ी लीड के साथ भी जीते। मगर इस हलके को अगर माजी में आप देखें तो 2 दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत चुकी है। 2008 में मियां मरहूब अहमद यहाँ से जीते, उसके बाद 2013 में महर इश्तियाक यहाँ से विन कर चुके थे, 2018 में हमाद अजहर फिर जीते और उसके बाद 2024 में मियां अजहर। लेकिन इस हलके के मिजाज को समझें और ज़िमनी इंतखाबात हैं, ये बड़ी चीज़ वाज़े कर दी जाए कि अवैस अंजुम साहब जिस शायद
खाम ख्याली में है या हमारे साथी जो है अली इस हवाले से सोच रहे हैं कि ये जीता जाएगा? ज़िमनी इंतखाबात हैं और हल्के में उम्मीदवार कौन है जो हल्के में पहले से जीत चुका है? राना मशहूद अहमद यहाँ से 2 से 3 दफ़ा जो है MP मुंतखब हो चुका है इसी हल्के से कॉन्सिक्वेंसी से, और आप ये समझें कि वो वहीं से जीत के सूबाई वज़ीर बने, यहीं से जीत के वो फिर स्पीकर पंजाब असम्बली भी कुछ अरसे तक रहे। सूबाई में थे, अब सूबाई में नेशनल है, है, लेकिन इस वक्त राना मशहूद अहमद जो है वो वज़ीर आज़म के साथ अटैच भी हैं, पब्लिक अफेयर्स को देख रहे हैं, उसके साथ साथ मियां नवाज जो है ये तो कोई मेरा ख्याल दलील नहीं हुई कि अगर राना मशहूद साहब वजीर आजम के मशीर है तो हल्का जीत जाएंगे। ये दलील तो कोई नहीं, ये दलील तो नहीं है। बात तो ये है कि लोगों के जो वोट हैं वो किधर है। अभी आप ये देखेंगे PTI की जो इस वक्त, मैं नहीं कह रहा, आप सीनियर लोगों की बात कर लें, वोट बैंक जो है वो इमरान खान का ही है, ये आप लिख रहे हैं। ये 18 तारीख को नजर आ जाएगी। PTI वालों का यही मसला होता है, वो अगले को बोलने नहीं देते, फिर बाद में कहते हैं जी हमारे साथ ज्यादती हो गई है। मैं ये बात कर रहा हूं कि अभी जो अली ने बात की है, मैं इसकी इस बात से एग्री करता हूं कि जब कोई पावर में होता है कोई शख्स, तो उसकी उस तरीके से अवाम के अंदर पजीराई नहीं होती। ऑपोजिशन, आप चैनल्स को देखें, आप अखबारात को देखें, कौन सा चैनल देखा जाता है जो ऑपोजिशन की जुबान बोलेगा? अखबारात कौन सा चलेगा जो ऑपोजिशन की जुबान बोलेगा? अब राणा साहब बहुत, मैं मतलब मेरे बड़े काबिल एहतराम भाइयों की तरह हैं, वो इस वक्त आप जैसे बता रहे हैं कि वजीर आजम के मुशीर हैं, तो उसमें कई लोग उनके पास पर्ची लेके गए होंगे, उन्होंने मना कर दिया होगा, कई लोग सिफारिश लेके गए होंगे, कई लोग दाखिले के लिए गए होंगे, कई लोग नौकरी के लिए गए होंगे, मना कर दिया होगा। अब तो वो गुस्से में वोट निकालेंगे अपना। अच्छा, ये चीज़ आपको ये बड़ी वाज़ेह करते हैं, ज़िमनी इंतखाबात को समझने के लिए ज़रूरी है कि आवाम और हमारे पाकिस्तान और लाहौर की सियासत ये है कि देखें हमें काम किससे पड़ेगा, हमारे काम कौन आएगा, हमारे गली मोहल्ले के मसाइल कौन हल करेगा। तो जो बरसरे इक़्तिदार या हुकूमत होती है, जो पार्टी होती है, लोग उसकी तरफ ही ज़्यादा झुकाव करते हैं और उसकी तरफ ही ज़्यादा देखते हैं कि भाई मरकज़ में किसकी हुकूमत है, सूबे में किसकी हुकूमत है, तो इसका क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 2 हिस्सों में नहीं बल्कि कई हिस्सों में बटी हुई है। अगर इलेक्शन के हवाले से बात करें, एक तरफ वो ज़िमनी इंतखाबात से वो बाइकआउट करते हुए कर रहे हैं कि फ़ैसला तो इमरान खान करेगा, अब यहाँ पर कागजात भी जमा करवा रहे हैं। ये दोहरी पॉलिसी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ही जान सकते हैं कि इसका क्या है। चले खैर, ये जवाब ये है, ज़िमनी इलेक्शन में जो आप बात कर रहे हैं वो 2 पॉइंट है। देखें, सबसे पहली बात ये कि जो मियां अजहर वाला इलेक्शन है ना, ये उनको नाअहल नहीं किया गया, वो फोत हो गए हैं, वो उनका इंतकाल हो गया। खान साहब ने ये बयान ज़रूर दिया है, जो मेरे भाई बात कर रहे हैं, कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना। वो वाले ज़िमनी इंतखाबात हैं जिसमें नाअहल किया गया। उनका ये बयान है कि जब हुकूमत या ये सिस्टम लोगों को अब निकाल रहे हैं, लोगों को अब नाअहल कर रहे हैं, तो अगर किसी 2 मिनट दे दे, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आएंगे। तो अली आपने भी चुप कर जाना है, मैंने भी दानियाल को बोलने देना है, वो पूरी डिटेल उसके पास तैयारी है, उसको हम सुन नहीं दे रहे जी। ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक नाज़रीन। 1 to 9 पे क्या होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है दानियाल राठौर और अली तारिक। जी दानियाल, अब आपने बोलना है, कहते हैं तो हम बाहर चले जाते हैं। नहीं, आपका शुक्रिया। मैं तो कहूँगा कि हम ये देखेंगे कि जब इलेक्शन होगा, सोशल मीडिया पे शायद PTI जीत जाए, लेकिन ग्राउंड में कौन जीतेगा ये तो उस दिन ऊँट किस करवट बैठेगा ये भी नज़र आ जाएगा। इनके इलाकों को समझें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं मानता हूँ वोट बैंक वहाँ मौजूद है, मियाँ असलम इकबाल का असर रसूख भी मौजूद है, मियाँ अजहर का भी असर रसूख मौजूद है, मगर ये चीज़ वहाँ पर ये चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। वहाँ पर जो रिश्तेदारियाँ हैं, बरादरियाँ हैं, वो बहुत मैटर करती हैं। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात के को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है, जैसे बात काट दी गई कि जो हुकूमत मरकज़ और सूबे में है लोग उसकी तरफ देखते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमदर्दी का वोट ज़रूर है, मगर लोग अपनी हमदर्दी का वोट के इमरान खान जेल में मौजूद हैं, मियां अजहर साहब इंतकाल कर गए हैं, इस लिहाज से जिस तरफ निशानदी की अली ने, मैं तो उस हवाले से नहीं बात कर रहा। इसके इलाकों को समझें, अवान टाउन है, इकबाल टाउन है, कुछ ऐसे जो टाउन्स और कुछ ऐसे पोश इलाके हैं, वहाँ पर के लोग जो हैं वो इस चीज़ का गम गुस्सा निकालते हुए ज़रूर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
आपको वोट करेंगे, मगर इसके नहीं, साथ किस साथ जो चीज़ का दूर गुस्सा, किस चीज़ का गुस्सा? गमो गुस्सा लोगों को ये है कि बानी पीटीआई, इमरान खान जेल में है और क्या हुआ 8 फरवरी को, उस हवाले से ज़रूर वोट लेफ्टी जो ग्रुप है वो ज़रूर करेगा। मगर इस वक्त आप हल्के के मिजाज को समझें तो लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देना चाह भी रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी को वोट मिलेगा। इस वक्त सूबे में मरियम नवाज़ की जो कारकर्दगी है और हल्कों में आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बन रहे हैं और इंक्रोचमेंट का खात्मा, ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। इस वक्त सोशल मीडिया के मुताबिक तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है, बहुत मुश्किल सूरत हाल है, मगर ग्राउंड रियलिटी पे आप देखें तो लोगों में खुशहाली आ रही है। बदतदरीज जो है महंगाई बढ़ी तो हुई है लेकिन उसमें इजाफा उस तरह से नहीं हो रहा है, तो लोग इन चीज़ों पर की तरफ आ रहे हैं। तो 2008 और 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी अक्सरियत से जीती है। अगर 2024 में आखिरी बात कर दूं, 2024 में अगर कुछ धुंध आई या फॉर्म 47 चला तो 2018 का इलेक्शन भी सबको याद रखना चाहिए। उस वक्त चंद वोटों से मियां अजहर जीते थे और उस वक्त 2900 वोट जो थे वो रिजेक्ट थे और 3000 वोटों की लीड थी। तो यहां से भी अंदाजा हो सकता है कि किस तरह से किसको हराया अली, जाता है। अब एक तो मैं ये दानियाल की बात से किसी हद तक एग्री करता हूँ। देखिए, हम भी लाहौर के रहने वाले हैं। मैं पिछले कुछ 4 दिन से मैं जब सुबह ठोकर की तरफ से घर से निकलता हूँ तो रास्ते में कभी वो जो ट्रांजिट, वो क्या बस जो है वो चल रही होती है, वो ट्राम बस जो चल रही है और वहाँ पर मरियम साहिबा बैठी हैं। मरियम साहिबा का उन्हें इफ्तिताह कर दिया, उसको यहाँ पर चला दिया। कभी किसी चीज़ का इफ्तिताह हो रहा है, कभी किसी चीज़ का इफ्तिताह हो रहा है। अगर अपोजिशन अली जो मर्जी कहे, जैसे मर्जी बातें करे, जुल्म हो गया, ये है वो है, वो कहते हैं ना दिखती है तो बिकती है। अब असल तो चीज़ ये है कि जब आपकी स्क्रीन पे लोगों को नज़र आ रहा है, सोशल मीडिया पे लोगों को नज़र आ रहा है कि जी लाहौर में बड़े काम हो रहे हैं। बदकिस्मती हमारी लाहौर वालों की कि उस्मान बुज़दार साहब को कितना अरसा हम पे मुसल्लत रखा। उन्होंने बेड़ा गर्क न सिर्फ लाहौर का किया बल्कि पीटीआई की, पंजाब की या लाहौर की भी बेड़ा गर्क करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखें जी, लाहौरिये तो इस मामले में बड़े बगीदे हैं, वो तो नहीं माफ करते। उस्मान बुज़दार साहब की जो आपने बात की है शादाब साहब, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो तो पार्टी खुद उसको जो है ना कहती है कि ये मायूस कुन चीज़ थी कि उस्मान बुज़दार जैसा बंदा जो पीटीआई का भी नहीं था, पता नहीं किसका था, जो आगे। लेकिन अली, बानी पीटीआई तो आखिरी वक्त तक शायद अभी भी अडियाला जाके उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे मेरा नहीं, मेरा ख्याल नहीं, उनकी उनका आंखें खुल गई हैं। आंखें इसलिए खुली हैं कि बुज़दार साहब इलेक्शन के बाद नजर नहीं आए, इलेक्शन के बाद नजर भी नहीं आए, उससे पहले भी वो गायब हो गए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी। अब तो मेरा ख्याल कि उनका चैप्टर क्लोज हो गया है। लेकिन ये बात आप ठीक कर रहे हैं कि पंजाब में उस्मान बुज़दार के आने से पीटीआई का वोट बैंक जो है ख़त्म हो गया था। और बिल्कुल अगर नून लीग समझदारी करती तो वोट बैंक जब उनका ख़त्म हो गया था इलेक्शन करवा देती। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाकर ये किया कि उसको अडियाला जेल भिजवा दिया। पार्टी के ऊपर जो है झंडा भी उनका, वो फ्लैग भी ले लिया उनका। फिर उसके बाद जो है जेलों में डाल दिया उनको, उनके ऊपर केसेस कर दिए। उसको फिर लॉन्ग मार्च में एक वाकया हो गया कि उसको गोली भी लग गई। ये सारी चीज़ें जब मिल गई, सलवार में से निकली थी। देख नहीं, गोली तो लगी थी, शलवार में से लगी होगी। मैं तो बेसिकली उस पर मैं वो कह रहा हूँ जो सोशल मीडिया के ऊपर जो चल रहा है ना कि वो इधर से गोली निकली, इधर से गोली निकली, गोली लगी, तो मैं उससे बात कर रहा हूँ। नहीं लगी थी, गोली लगी थी, बिल्कुल लगी थी। लेकिन वो सब चीज़ों के बावजूद जो है इमरान खान को 8 फरवरी में आप देख लें कि 106 सीटें पंजाब असम्बली में भी मिल गई, नेशनल असम्बली में भी मिल गई। वो चीज़ बिल्कुल आपकी ठीक है। लेकिन अगर वहाँ इलेक्शन करवा देते तो ठीक था। इन्होंने तो पूरा फिर बाद में उनको गेम बना दी, हलवा प्लेट में रख के दे दिया। अभी भी इलेक्शन अगर होंगे तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई जो है दोबारा इक़्तिदार में आ जाएगी। लेकिन 45 और 47 वाला मामला ना चला तो, क्योंकि ये तो इनके अपने लोग कह चुके हैं कि यहाँ पे लाहौर में नवाज शरीफ साहब नहीं जीते। ये इनके अपने लोग ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, मैं तो नहीं कह रहा। इनके अपने बिलावल भुट्टो जो जिस इलाके से इलेक्शन लड़े थे और अता तारड़ साहब वहाँ पर लड़े थे और ज़हीर अब्बास खोकर वहाँ से लड़े थे, ये पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रज़ा, उन्होंने कहा कि ना नून लीग जीती थी ना पीपल पार्टी जीती थी। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा रहे हैं कौन जीता। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये 1 to 9 में तो अभी ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। बाकी तो खैर मेरे ख्याल में पीटीआई ने वैसे ही बाइकआउट कर दिया है अभी तक जब हम बात कर रहे हैं कि हम उनमें अगर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो जो नहलियों वाले हैं वहाँ पर हम हिस्सा नहीं लेंगे। अब हम 1 to 9 पे रहते हैं। अगर यहाँ पर भी 8 फरवरी चल जाती है, लोग ढूंढ के जैसे वोट डालते हैं, तो फिर रिवर्स में भी 8 फरवरी वाला ही चलेगा।
नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, उस वक्त के हालात तो वाक़यात मुख्तलिफ थे, आज के हालात वाक़यात मुख्तलिफ हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास बताने के लिए बहुत कुछ है, तब भी बहुत कुछ था। उस वक्त जो एक मूव चली थी उसमें नो डाउट, जैसे अली इशारा कर भी रहे थे कि जिस तरह से दीवार के साथ लगाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, निशान नहीं दिया गया। मैं बतौर सहाफ़ी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं वही बात करूँगा जो गैर जानिबदार होगी। मैं इस तरह से नहीं बात कर सकता कि मैं नहीं बात सुनूंगा या मैं नहीं मानूंगा। तो मैं इस सब चीज़ों को एक्सेप्ट भी करता हूं। उस वक्त जो दीवार के साथ लगाया गया वो लोगों ने ढूंढ ढूंढ के उस निशान को, और आप भी जानते हैं, सड़कों पे कवरेज कर रहे थे। आपको याद है अली, आपको भी पता है, दानियाल आपको भी पता है, उस वक्त डिफेंस वाले का वोट निकल रहा है मजंग से, उसने आया डाला वोट निकाला, सर जी, पीटीआई के लोग नून लीग की पर्ची लेके तो पीटीआई को वोट देते थे। मैंने खुद देखा। याद होगा उस वक्त हम जो बाहर जो बैनर्स लगे थे, इमरान खान का हकीकी रहनुमा या उसका हकीकी लीडर, उसका खैर ख्वाह, इस तरह से 4 से 5 उम्मीदवार मौजूद थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पे कैंपेन की, जैसे भी की, उन्होंने अपने वोटर को, उस हलके के लोगों को ये बावर करवाया कि असल निशान और असल उम्मीदवार कौन है। ये क्रेडिट जाता है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन खुदारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता बीट रिपोर्टर भी इस बात को तस्लीम कर लें कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है। मैं ना मानू से नहीं काम चलेगा, चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि जैसे मैंने आपको बताया है कि वो कभी ट्रेनें चल रही हैं, कभी बसें चल रही हैं, अवाम की सहूलत के मंसूबे, मरियम साहिबा दिन रात उनके इफ्तिताह कर रही हैं, सारा कुछ। बुज़दार साहब का भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या आपको लगता है कि 8 फरवरी में तो उनके पास ये चीज़ें नहीं थी? 8 फरवरी में बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बेचने के लिए, दिखाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन अब तो है, अब तो बहुत कुछ है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। 8 फरवरी को नून लीग के पास दिखाने को अगर कुछ नहीं था, तो अब नो डाउट मरियम नवाज साहिबा जो है बहुत अच्छा काम कर रही हैं उस्मान बुज़दार के मुकाबले में। अगर दोनों का तस्लीम किया, मैं ये बात किसी एक साथी ने तो लेकिन एक चीज देखें ना, लेकिन एक चीज देखें ना सर, अगर उस टाइम नून लीग के पास वोट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमेशा ये नारा है, अगर नून लीग के पास कुछ दिखाने को नहीं था और अब दिखाने को है, तो पीटीआई के पास 8 फरवरी को दिखाने को जो कुछ था अब उससे ट्रिपल हो गया है। अब आप ये भी तो देखें कि पीटीआई दिखाने को क्या दिखाएगी कि इमरान खान जेल में है, इमरान खान हमारे जो लोग नायल किए जा रहे हैं, 10-10 साल कैद दी जा रही है। उस तरफ इशारा करें जो 3 से 4 हिस्सों में पीटीआई तकसीम है। रैलियां जब निकलती है तो पुलिस पहले पहुंच जाती है। अगर उनके पास दिखाने को है तो पीटीआई को भी ट्रिपल मिल गया दिखाने को। अली बिल्कुल ठीक आ गया। अब अगला सवाल मेरा, अब आप, मैं कोई किसी की पार्टी नहीं हूं, लेकिन मैं सीधी, अली ये 5 अगस्त को क्या हुआ यार? मुस्कुराते हैं जी। लाहौर में आप सड़कों पे ख्वार हो रहे थे, दानियाल ख्वार हो रहे थे, वो अपना आमिर साहब ख्वार हो रहे थे, अदना, पूरी टीम हमारी रोड्स पे थी कि यार कहीं कुछ मिल जाए। अच्छा, उनके कारकुनों से ज्यादा तो हमारी टीम सड़कों पे थी। क्या हुआ है भाई, क्यों लोग दिल बर्दाश्ता हो गए? अली फिर आप कहते हैं 129 में हमने सीटें नहीं ले लेनी है। देखें सिद्धार्थ साहब, अब जिसको पता है कारकुन को कि मैंने बाहर निकलना है और मुझे इतनी लंबी सज़ा मिलनी है कि मैंने फिर बाहर आना है या नहीं आना, ये भी नहीं पता। अब ये कारकुन जो है, ये चीज़ भी तो आप देखें ना, एक बार जाके एहतजाज करना और एक बार जाके गिरफ्तारी देनी, वो अलग चीज़ है। पीटीआई जो है इस टाइम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पहले तो कहते थे कि मम्मी डैडी लोग हैं, बर्गर बच्चे हैं। अब आप देखें कि पिछले 3 सालों में जो कुछ उनके साथ हो गया है, वो कौन से बर्गर बच्चे और मम्मी डैडी रह गए हैं? वो तो अभी भी कहते हैं यार हमें एहतजाज करने दो, हमें रोको ना, हम जो मर्जी करें। यार ऐसे थोड़ी होता है। देखें अगर बात की जाए ना पीटीआई की 5 अगस्त वाली, बहुत सा बेहतर मामला तो हो सकते थे, लेकिन बात ये है कि लीडरशिप जो है ना वो नहीं निकली, आप ये कह सकते हैं। लेकिन आम आदमी नहीं निकला, ये नहीं कहा जा सकता। मैंने खुद देखा सर कि माल रोड या चेरिंग क्रॉस की तो आप रहने दें, लेकिन बहुत से गलियों में, यूसीज में, हलकों में लोग निकले। अच्छा, इसमें ना वर्कर हैं, ये मरियम बीबी से डरते हैं पीटीआई के वर्कर जो हैं, क्योंकि पेशावर में तो निकले और वहां पर यार, पेशावर से मुझे याद आया अली, एक चीज तो बड़ा पॉइंट क्लियर कर दें, मुझे बता दें, सूबे के वजीर आला अली अमीन गंडापुर, एहतजाज हो रहा है सूबे में, और कुछ लोग, मुझे मैंने सुना है, वो कहते हैं वो उतो भी नस गए सन
अली मीन गंडापुर साहब की ना सर ये रैपो वही बात खराब है, हो तुम गई। बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। ये वाली कहानी बन गई है 5 अगस्त। अली ये मीन वैसे गंडापुर चीजें साहब जो है ना बदनाम हो गए हैं बेसिकली। ये उनके ऊपर ठप्पा लग गया कि कभी वो शहद विकेट की के दोनों बोतल की तरफ वजह से खेलते बदनाम हैं। होते हैं, लोग कभी चाह रहे भागने थे, की जी वजह जी से। बिल्कुल, लोग चाह रहे थे कि ये अली मीन गंडापुर साहब चलें, अडियाला चल के दरवाजा खटकाएं, उनके खान साहब आ जाओ। अब ऐसे तो नहीं हो सकता, उन्होंने अपनी सीएमशिप भी तो बचानी है। तो लोग उनसे जो उम्मीद लगा के बैठे थे वो उस पर पूरा नहीं उतरते। जब पूरा नहीं उतरते तो फिर लोग उसके हवाले से उन पर भी एहतजाज करते हैं और नाम लेके उनको कहते हैं कि ये बंदा गद्दार है। तो बेसिकली लोगों की जो उम्मीदें हैं वो अली मीन गंडापुर साहब उस पर नहीं उतार रहे, जो मुझे नजर आई है हाँ चीज़ जी का। दानियाल, आपने 9 मई फिर जुबान पे आके 5 अगस्त का जो एहतजाज की कॉल थी, आप भी सड़कों पे थे, क्या देखा आपने? क्या कुछ नजर आया? कोई वर्कर के अंदर दम है अभी या बस एकदम? मैं इसको ना ज़रा बताऊंगा। जब 5 अगस्त की रात थी ना, तो मैं ख्यालियाती या एक ख्वाब की दुनिया में सोच रहा था कि मुर्शद चौक जो ज़मान पार्क है, बड़ी दुनिया जमा है और एक दफ़ा जो है तख्ता उल्ट दिया गया है और अडियाला से खान साहब को बाहर निकाल लिया। लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने सुबह देखा तो शहर बड़े पुरअमन हालात में चल भी रहा था, सड़कें रवां दवां थी। अली खुद मुझे पॉइंट्स दे रहे हैं अपने बातों में, गलियों में लोग निकले, तस्वीरें बनाई। ये बात मान रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बेहतर हो सकता था और ट्विटर पे डाल दी या सोशल मीडिया पे डाल दी, और सोशल मीडिया की जैसे हम जीत गए और पता नहीं क्या क्या कुछ हो गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कुछ नहीं हुआ। और एक तरफ कारकुनान कह रहे हैं कि हम नहीं अब निकलेंगे क्योंकि क़यादत नहीं निकलती, और ये बात एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। क़यादत कहाँ थी, कहाँ चीज़ें थी, और कुछ नहीं हुआ। लाहौर में 5 अगस्त बिल्कुल एक जो है नॉर्मल गुजरा। हाँ, पुलिस ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र और एहतजाज के पेश नज़र अमन ईमान की सूरत हाल को बरकरार रखते हुए मौजूद थे। हमने देखा रोड पे मौजूद थे, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से अगर कोई फैसला करता है, होम डिपार्टमेंट है या हुकूमत है, तो वो कर सकते हैं। इसलिए वो मौजूद थे, तो क्या उन्होंने मारा नहीं, उन्होंने डराया और आप डर गए? एक चीज इसमें मैं ऐड कर दूं, एक चीज बड़ी अहम है, देखिए ये फैसला करें, उन्होंने सोशल मीडिया पे उसके ज़रिए खान साहब को आज़ाद करवाना है या रिहा करवाना है, या फिर उन्होंने वाकई कोई इनकलाब लेके आना है। अडियाला के बाहर एक खातून की वीडियो आई और उसने तो क़यादत पे मतलब ऐसे अल्फाज हैं जो कैमरे पे बोले नहीं जा सकते, उसने भी बोले कि भाई मैं अगर पहुंच गई हूँ, एक अकेली खातून ने, हत्ती खातून यहाँ पहुंच गई हूँ, तो क्यों नहीं निकलते? कभी ये 5 अगस्त की बात करते हैं, कभी ये 90 दिनों की बात करते हैं, अभी खुद सोचते हैं, फिर कभी किसी का ट्वीट आ जाता है। तो सूरत हाल ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो गुब्बारा है ना, उसमें से हवा भी निकल चुकी है और शायद अंदर बैठे हुए खान साहब को भी समझ आ चुकी है। इस वक्त खान साहब को निकलवाने के हवाले से अगर कोई वाक़ईतन जो है सीरियस है, तो वो उनकी बहनें ज़रूर हैं। उसके अलावा अगर कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं, असम्बलियों में मौजूद हैं, वो भी नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने 5 साल मुकम्मल करना चाहते हैं। और वो लोग जो घरों में बैठे हैं ना, वो कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, या ओवरसीज पाकिस्तानी चाहते हैं कि खान साहब आ जाएं। बस एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं, देखिए शिराज साहब, एक चीज़ कि कल अगर 5 अगस्त को कुछ नहीं हुआ, तो मैंने कवर करते हुए पंजाब असम्बली की बीट काफ़ी देर हो गई है। कल जब पार्लियामेंटेरियंस निकले हैं, डीएचए रैबर के पास उन्होंने रैली निकाली है, वो लोग तो वैसे ही बड़े पुरअमन है। डीएचए रैबर वो कहते हैं ना, जा पुत्र आवी, ना कोई आवी ना कोई जावी। लेकिन अच्छा देखिए, पुलिस ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनकी गाड़ियों की सत्यानाश कर दिया। और डिप्टी ओपोजिशन लीडर, जो कि एक बड़ा अहम मुद्दा होता है असम्बली में, उसने बिजनेस चलाना होता है, उस समेत 9 MPs को ग्रीन टाउन थाने ले गए और ऐसे उसको पकड़ा जैसे किसी कारकुन को पकड़ा। लिबर्टी को क्यों छोड़ दिया? लिबर्टी उन्होंने कोई खरीदा हुआ कि वहां पे आना, वो बात नहीं है। बात ये है कि जहां पे डिप्टी ओपोजिशन लीडर जैसा बंदा या ओहदे वाले बंदे को पुलिस ने घसीट के ले गई है, तो हम कारकुन के साथ क्या होना है? शदाब साहब, ये अच्छा नहीं, ब्रेक लेते हैं। ये तो नहीं कि कहीं ये डिप्टी ओपोजिशन लीडर ने पहले कहा पैंजरा पोला पोला हाथ रखना ते ले जाओ, तो फिर चढ़ भी दिया, शाम को छोड़ दिया था सब। नहीं वो अच्छा, उसमें छुड़वाने में हाथ भी स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद साहब का है। उन्होंने बड़ी रवादारी दिखाई है और उन्होंने फ़ोन की है कि आप लोग मेरे MPs को कैसे पकड़ सकते हैं। तो बात ये कि उनको भी एहसास है कि जो पुलिस ने पकड़ा है गलत की है, तो ही उन्होंने छुड़वाया है। तो अब आपके सामने ये मामला, जब स्पीकर साहब खुद छुड़वा रहे हैं, तो फिर किस किस्म की फस्तायत होगी? चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे कराची में होने वाले नाखुशगवार वाक़े की, और उस पर दोनों दोस्तों से राय लेंगे कि ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, 2 बच्चों को मार के खुद समुंदर में इसने छलांग मार दी, ये कोई हल्का काम तो नहीं है। उस वक़्त उस शख्स की सिचुएशन क्या होगी, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताऊंगा, फिर अपने मेहमानों से राय लेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कराची में इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसमें
एक शख्स ने अपने 2 बच्चों समेत खुदकुशी कर ली और खुदकुशी ऐसे की कि समुंदर में उसने छलांग मार दी। औरंगज़ेब नामी ये शख्स था जिसने कुछ अर्सा पहले स्कूल खोला और स्कूल में वहाँ पर एक टीचर के साथ उसको मोहब्बत हो गई और उसने मोहब्बत की, उससे शादी कर ली और शादी के तीसरे या चौथे दिन बाद उसको ख़्याल आया इस चीज़ का कि उसकी जो बेगम है, नौबयाता दुल्हन है, वो फ़ोन पर किसी से छुप-छुप के बात करती है। मामला दिल में रंजिश हुई, इसमें ज़िक्र भी किया गया, इज़हार भी किया गया और इस पे कहा गया कि भई ये गैर मर्दों से बातें करती है। चलता रहा मामला, घर वालों ने ये सारे एलिगेशंस वो हैं जो मरहूम जो ये औरंगज़ेब हैं, जिन्होंने खुदकुशी की है, इनकी फैमिली की जानिब से लगाए जा रहे हैं और वो अपनी बहू पे तमाम इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी ये जॉइंट फैमिली में थी और पहले उन्होंने एतराज़ किया, उन्होंने कहा जी कि घर अलग लो, उसका घर भी अलग कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके मरासम कभी किसी लड़के के साथ, कभी किसी लड़के के साथ। फिर फैमिली में ही एक रिश्ते का जो भतीजा लगता था, उसके साथ इस खातून के मरासिम हो गए और ये जो औरंगज़ेब है, ये इतना दिमागी तौर पर ज़िच हो चुका था कि उसके लिए उसको लग रहा था कि खुदकुशी कर ले। इसी दौरान जब खातून को ऊपर इल्ज़ाम लगा कि भई तुमने तो ये ताल्लुकात बनाए हुए हैं, तो वो खातून अपने एक बेटे के साथ, एक बच्चे के साथ अपने मेके चली गई और फिर जब बच्चे के साथ मेके गई तो ये औरंगज़ेब जज्बाती, बच्चे की ज़ाहिर है औलाद की दूरी कहाँ बर्दाश्त होती है। इसने उस खातून के ये तमाम वाक़या मैं नहीं, उसकी फैमिली बयान कर रही है। उस खातून ने इस औरंगज़ेब ने उस खातून के पाँव तक पकड़े अपनी बीवी के कि आप माफ़ कर दो, वापस आ जाओ, आके बच्चों के लिए हम इकट्ठे रह लेते हैं। लेकिन वो खातून नहीं टली, उसने कहा कि मुझे अपना स्कूल मेरे नाम कर दो। ये तमाम एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि जी मेरे नाम कर दो और फिर मैं जो चाहूँगी, जैसे चाहूँगी ज़िंदगी गुजारूँगी, तो मुझे रुकावट नहीं डालोगे। अच्छा, फिर इस दौरान खातून ने जो बच्चों की कस्टडी का केस किया, तो वो ज़ाहिर है माइनर्स थे, वो तो माँ के पास ही जाने थे, तो बच्चे 2 माँ के पास चले गए, एक बच्चा शौहर के पास रह गया। अब इस 2 बच्चे जो है वो शौहर के पास है और लेकिन कोर्ट से वो ऑर्डर जीत चुकी हुई थी। पुलिस ने इनको गिरफ्तार भी किया, फैमिली को, ये औरंगज़ेब की फैमिली को थाने में भी ले जाया गया लेकिन कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस के लिए। लेकिन मामला सही तरफ जो है ना वो सेटल नहीं हुए, जिसके बाद इस शख्स ने दिलबर्दाश्ता होकर जाके दरिया, ये 2 दरिया का इलाका है, वहाँ पर कुछ समुंदर है, मैंने तो कराची देखा नहीं है, बच्चों के साथ जाके वहाँ पर उनको पहले डुबो के मारा, उसके बाद ख़ुद भी उसने छलांग मार दी और मर गया। जनाब अली तारिक साहब, आपकी तरफ आता हूँ, मुख्तसर वक्त है हमारे पास और क्या हमारे पास हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून, हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ, इसने काम किया, उसने काम नहीं किया, ये माशरे में हमारे क्या होता जा रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं? ये जी जो वाक़या हुआ बड़ा अफसोसनाक है। मैंने भी इसको ये बारे में पढ़ा है और मैंने तो ये भी पढ़ा है कि उस जैसे आप बता रहे हैं कि वो लड़के ने लड़की के पाँव भी पकड़े, फिर उसने ये भी कहा कि मैं मोबाइल अपने पास रखूँगी, तुम मुझे टोकोगे नहीं। वो फिर लड़के अपने मैके भी चली गई, वो भी उसको मना के लेके आया। बेसिकली ये जो सारा फसाद की जड़ इसमें नज़र आती है सर, ये मोबाइल फ़ोन है। वो लड़की के बारे में ये कहा जाता था कि वो मोबाइल और टिकटॉक जो है ना बड़ा ज़्यादा यूज़ करती थी, टिकटॉक लाइव पे भी बैठती थी। उसके बाद फिर ये जो लाइव पे बैठना है और फिर उसके दूसरे मर्दों के साथ भी बड़े मामला थे। तो वो तो तमाम देखिए अभी तक एलिगेशन है, हम तो फिर नहीं, एक चीज़ जो उसके वालिद ने बताई है ऑन रिकॉर्ड, ये उसकी मैं वालिद की बात कोट कर रहा हूँ कि मेरे बेटे ने इसको किसी के साथ देखा भी था, ऐसी कोई शर्मनाक सी हरकत थी। लेकिन बात यही है कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। लड़के को जो उसने खुदकुशी कर ली उसको भी मेरा ख्याल अलग हो जाना चाहिए था। इससे बेहतर तो यही था कि उसने छोटे जो मासूम बच्चे हैं उसके साथ भी क्या किया और खुद के साथ क्या किया, बल्कि वो खुदकुशी उसने कर ली, उसने तो काम ही ख़त्म कर दिया। बेसिकली जो मुझे सारे मामले में नज़र आ रही है टिकटॉक लाइव और जो टिकटॉक की ये जो गंदगी हमारे माशरे में आ रही है, ये तो देखिए आप, ये बिल्कुल इस पे तो मैं एग्री करता हूँ। सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा फाशी फैला दी है। टिकटॉक की हम बात करते हैं तो कभी कोई टिकटॉकर बदमाश बन गया है, कभी कोई टिकटॉकर ने सोने के झूठी मूठी के लॉकेट पहने हुए हैं, कभी कोई टिकटॉकर कत्ल हो रही है। वो एक बच्ची थी रावलपिंडी इस्लामाबाद साइड पे जो यूसुफ जई थी, सना यूसुफ जई, वो बेचारी मर्डर कर दी। टिकटॉक तबाही मचा के रख दिया माशरे में। बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या है। देखिए, एक शख्स अगर शादी करता है, कुछ भी है, तो अपना ताल्लुक़ बनाता है और उस शख्स की, मैं तो सोच रहा हूँ कि किस कदर वो अज़ियत से गुज़र रहा होगा कि जिसने
वालिद ने पहले अपने बच्चों को खुद मारा, उनको समुंदर में उसको उसके हाथ उस वक्त नहीं कांपे और उसके बाद फिर उसने खुद अपनी जान ले ली। और बारहा उसने कोशिश की होगी, और जैसे आपने बताया भी कि उसको पहले ही हफ्ते में या पहले महीने में पता लग गया, और उसके बावजूद भी 4-5 साल 10 साल का अरसा उसने बीवी के साथ गुजारा। इसके बावजूद कि उसकी हरकत कैसी हैं, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसमें खाली सोशल मीडिया ही कसूरवार नहीं है, हमारा माशरा। और इसके साथ साथ देखें हम अपने बच्चों की कैसी तरबियत करें, ये बड़ा ज़रूरी है। क्या हम बच्चों पे नज़र भी रख रहे हैं, बच्चे किस वक्त मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और किस वक्त है, क्या वो शादी के बाद ऐसी हुई या शादी से पहले ही ऐसी थी? अगर वो शादी से पहले ही ऐसी थी तो फिर उसके पेरेंट्स को तरबियत करते हुए सोचना चाहिए था। और being, दो चीजों पे देखिए, एक तो ये एलिगेशंस हैं, ये इल्ज़ाम मुबैना तौर पे ये इल्ज़ाम एलिगेशंस है। दूसरी बात, मैं नहीं समझता कि ये जो औरंगजेब साहब है इसको आप, फिर मैं वही सख्त लफ्ज बोलूंगा, यार मरना है आप 100 दफा मरो जाके। छोटे बच्चों के साथ, दो बिल्कुल मासूम बच्चे जिनको ना अच्छाई का पता है ना बुराई का पता है, आप उनको डबो रहे हो, आप मरो जाके यार। फिर वही बात आ जाती है, एलिगेशंस हैं। हो सकता है वो खातून ऐसी हो सकता है गलतफहमी हो। लाहौर में ना एक वाक़या हुआ था ग्वाल मंडी में से, तो एक ही शख्स इस तरह से घरेलू नाचाकी, और वहाँ तो खैर जो है वो बेरोज़गारी और घर के माहौल का और मामला था, वहाँ पर अखराजात मुकम्मल नहीं होते थे, जिसकी वजह से शख्स ने ना अपने आप को गोली मार ली और उसके बाद सूरत हाल और हुई। तो ये वाली बात तो इंतहाई तकलीफ दे है कि उसने पहले बच्चों को मारा। अगर वो खातून गलत थी तो उसने जिस वक्त खुला या कोर्ट केस किया उससे अलहदगी इख्तियार कर लेता, उससे अलहदगी इख्तियार कर लेता। अगर इसको वक्त से पता लग गया था तो 3 बच्चे पैदा करने की क्या ज़रूरत थी, वक्त से ही अलग हो जाता। उन लोगों को दुनिया में लाए, आप उनकी परवरिश नहीं अच्छी कर सके, और फिर आप अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारते हुए अगर आपको पता लग गया है, क्योंकि सबसे बढ़ के क्या है, अगर हम मर्द बाहिर हैं तो घरों में हमारी अगर ख़वातीन हमारी इज़्ज़त की हिफाजत करें तो ये सबसे बड़ी बात है ना। वो किसी तरह ड्रामे का था ना, तो हमारी पास क्या है कि बेगम की एक वफादारी भी सबसे बड़ी चीज़ है। तो बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, और इसमें जो इस वक्त हम जो ड्रामों में दिखा रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और फिर सोशल मीडिया के इस्तेमाल में हमने जो कहा है कि हम एक से ज़्यादा ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं, शोहर कहीं और मुंह मार रहा है, बीवी किसी और के साथ चैटिंग कर रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और खाली टिकटॉक नहीं अपनी जगह पे, देखें आखिर पूरी दुनिया में इस सोशल एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है, अच्छा बुरा अपनी जगह पर है, आप पर है, आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ है ना, आपको जानना है आप दीनी लिहाज से कितने मजबूत हैं या कमज़ोर हैं। जब हम अपने जो है अल्लाह से ताल्लुक़ अपना ख़त्म कर देंगे तो इन बुराइयों की तरफ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखना है, और तरबियत, घर का माहौल, और उसमें लोग सेफ़ एग्ज़िट ढूंढते हैं और अपने जो है वो कोशिश करते हैं कि हम अपना ताल्लुक़ किसी और से बना के कुछ वक्त जो है वो लम्हात जो हैं वो अच्छे गुजार लेंगे, लेकिन वो क्या तरबियत कर रहे हैं। और मैं तो सोच रहा हूँ कि 1 या 2 बच्चे जो बकाया बच्चे हैं, या उस औरत का, उस फैमिलीज़ का क्या कसूर है जो माशरे में है, और उस पूरे ख़ानदान के लिए कितनी तजलील का वाइज़ा है। इंतहाई उस पर जितनी इसकी मजम्मत करें उतनी ही कम है। बहुत शुक्रिया दानियाल आपका, अली तारिक आपका। और नाज़रीन, आखिरी टॉपिक के ऊपर जो चीज़ सामने आई है, अक्सर मुशाहिदे में ये बात आती है कि जब इस तरह के मामलात होते हैं, अगर ये खातून के हवाले से जो बातें की जा रही हैं दुरुस्त हैं, तो ये लव मैरिज के केसेस के अंदर ही होता है। शायद उस वक़्त लड़के को ये एहसास होता है, लड़की को ये एहसास होता है कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अपने पेरेंट्स के ऊपर फोकस नहीं किया जाता कि यार उन्होंने एक लंबी ज़िंदगी गुजारी है, और उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए कम अज़ कम उनकी राय को मुकद्दम जाना जाए। जब ऐसा नहीं होता तो फिर इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात जो है वो माशरे में जन्म लेते हैं। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, आइंदा बुध को फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।